जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा हम आप लोग के लिए प्रारंभ बैच लेके आए हैं। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड, लेकिन हिंदी मीडियम से बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं, याद रखिएगा वो प्रारंभ बैच ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हर एक रात 8 बजे आते हैं हम, तो उसको ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं पेड कोर्स लेना तो बहुत जल्दी हम पेड कोर्स लाने वाले हैं अपने ऐप पर। बता देंगे कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, बहुत जल्द ही पेड कोर्स लाने वाले हैं। और पेड कोर्स ये फ्री वाला चलता रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पेड कोर्स होगा जो कि क्लास से लाइव आएंगे, यानी क्लास वाला फील करना चाहते हैं तो वो पेड कोर्स ले सकते हैं, वैसे फ्री ये चलता रहेगा। चलिए ध्यान से देखिए, आज हम लोग स्थिर विद्युत का लेक्चर 15 देखने वाले हैं, डे 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा या विषुवतीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। अगर याद हो पिछला क्लास डे 14 का, तो आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास क्या किए थे, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले थे। आज हम लोग जो है इसका निरक्षीय रेखा पर निकालने वाले हैं। कौन रेखा? निरक्षीय। पिछले दिन कहाँ निकाले थे? अक्षीय रेखा पर। आज कहाँ निकालने वाले हैं? निरक्षीय रेखा। तो बहुत किसी बच्चे के मन में होगा सर निरक्षीय रेखा क्या है, तो ज़रा ध्यान समझो निरक्षीय रेखा क्या होता है। जैसे इमेजिन करो ये विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जैसे एक आवेश है -q, ये आवेश है +q, तो इसके सीधा जो रेखा जाए इसको बोलते हैं अक्षीय रेखा, लेकिन इसके केंद्र से होके जो जाए इस तरह करके इसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा। याद रखिए, केंद्र से होके गुजरे और लंबवत जाए, इस द्विध्रुव के 90 डिग्री से ऐसे करके गुजरे, तो इस रेखा कहते हैं निरक्षीय रेखा। तो हम पिछले क्लास अक्षीय रेखा पर निकाले थे, आज हम लोग निरक्षीय रेखा पर निकाल रहे हैं। क्लियर है? ध्यान से देखो। तो चलो इसके लिए हम लोग डायग्राम पहले समझते हैं। तो बाबू इसके लिए हम क्या किए, एक विद्युत द्विध्रुव माने है AB, इसका नाम क्या है AB, इसका एक आवेश है -q, एक आवेश है +q, और टोटल लंबाई होता है 2l, तो केंद्र से यहाँ तक l और यहाँ तक l। क्लियर है? और हमको इसके अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। तो निरक्षीय रेखा मेरे ख्याल से यही है। क्लियर है? देखो इसके केंद्र से जा रहा है और साथ में ये लंबवत है, तो ये क्या हो गया? निरक्षीय रेखा। तो निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु मान लो P है और ये केंद्र से कितना दूरी पर? r दूरी पर, और इसी बिंदु P पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना है। क्लियर है? तो ध्यान से देखो हम क्या किए हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या किए बाबू, +q आवेश से यहाँ तक का दूरी निकाल लेते बिंदु P का। तो बोलो +q आवेश से बिंदु P का दूरी अगर निकालना है तो जरा ध्यान से देखो, ये r है, ये l है। अगर थोड़ा बहुत भी पाइथागोरस पढ़े होगे तो जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, ये r है, ये l है, तो ये हो जाएगा कितना? √r² + l²। पाइथागोरस कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है √, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो उसी तरह ये दूरी हो गया √r² + l²। उसी तरह अगर हम -q आवेश से बिंदु P का दूरी देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये दूरी भी सेम टू सेम उतना ही हुआ। क्लियर है? आपको पता चल गया होगा। अब जैसे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना, वो भी किसके कारण? इस द्विध्रुव के कारण। तो हम आपको सिखाए थे पिछले दिन, यहाँ पर मात्र 3 स्टेप है। कितना स्टेप? 3। सबसे पहले क्या करो, इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लो, फिर -q आवेश के कारण निकाल लो, और फिर तीनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ दो। क्लियर है? 3 स्टेप है। पहला स्टेप में क्या करना, फर्स्ट स्टेप में +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। फिर दूसरा स्टेप में क्या करना, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। और तीसरा स्टेप करना, दोनों को जोड़ना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र सदिश राशि। कौन राशि? सदिश। और सदिश है, ध्यान से देखना, इसका दिशा देखना बहुत जरूरी है। तो याद करो हम दिशा सिखाए थे, अगर +q आवेश रहे तो हम दिशा सिखाए थे +q आवेश से दूर होता है और -q आवेश की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र का दिशा सिखाए थे, +q आवेश से दूर, -q आवेश की ओर। तो अगर इस बिंदु P पर हम इस +q आवेश के कारण निकालना चाहते हैं, इसके कारण, तो इससे क्या होगा? दूर, तो दूर यानी इधर, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम नाम दे दिए E1 वेक्टर। क्या दे दिए? E1। यानी इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है E1 है। कितना है? E1। अब उसी तरह इस बिंदु P पर अगर -q आवेश के कारण निकालना चाहें तो हम क्या सिखाए थे? -q आवेश की ओर। ऐसा लगेगा कि विद्युत क्षेत्र जो है आवेश की ओर जा रहा है, ऋणावेश की ओर जा रहा है। तो ये ऋणावेश है, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर इसके ओर, तो ऐसे देखो इधर, इधर मतलब इसके ओर जा रहा है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका दिशा इधर हो गया। इसका नाम क्या दे दिए? E2। क्या दे दिए? E2। यानी हम क्या करेंगे, E1 का वैल्यू निकालेंगे, E2 का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को जोड़ने वाले हैं। लेकिन बाबू ये सदिश है, देखो ध्यान से, वेक्टर लगा है, वेक्टर यानी सदिश है, और सदिश को तभी जोड़ सकते हैं हम जब उसके बीच कौन पता हो। क्या पता हो? कौन। तो कैसे पता कर सकते हैं कौन? समझिए। तो देखो हम अपने से मान लो कि ये कौन है? थीटा। कितना है? थीटा।
तो अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा होगा। क्यों? ये सेम टू सेम त्रिभुज है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। याद करो बचपन में आप पढ़े होंगे इस तरह करके थ्योरी कि जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है, ये अगर कौन अल्फा है, ये कौन बीटा है, तो ये वाला होगा अल्फा प्लस बीटा। इस दोनों कहते हैं अंतःकोण और इसको कहते हैं बहिष्कोण। और आप पढ़े होंगे कि बहिष्कोण का मान दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है, यानी इसको और इसको जोड़ोगे तो इसके बराबर होगा, पढ़े होगे। यानी अगर ये अल्फा ये बीटा तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह जरा ध्यान से देखो, अगर इस पूरे को देखोगे तो ये एक त्रिभुज दिख रहा है और ये दिख रहा है बहिष्कोण। कौन कौन? बहिष्कोण। और ये दोनों क्या हो गया? अंतःकोण। तो ये बहिष्कोण का मान दोनों अंतःकोण का योग के बराबर होगा, तो ये थीटा प्लस थीटा कितना? 2 थीटा। यानी हमको पता चल गया कि E1 और E2 के बीच कितना कोण होगा? 2 थीटा। क्लियर है? तो फिगर सबको समझ में आ गया होगा। अब जब फिगर समझ गए तो हम पहले ही बता दिए थे कि 5 नंबर का वाला अगर डेरिवेशन करना है, कितना नंबर वाला? 5 नंबर वाला। तो याद रखिएगा उसमें माना कि लिखना होता है। माना कि मतलब स्टेटमेंट लिखना होता है, जो जो हम लोग डायग्राम में किए हैं, क्या क्या माने हैं उसको लिखना होता है। पूरा लिखना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिखना है मैंने पार्ट। जैसे हम एक विद्युत द्विध्रुव ये भी माने हैं, इसका आवेश -q प्लस q है, लंबाई 2l है, इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P निरक्षीय रेखा पर है, इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना है। क्लियर है? तो ये सारा चीज़ इस तरह करके लिखना होगा। देखो हम लिखे भी हैं, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ये भी है जिसकी लंबाई 2l तथा आवेश +-q है, इसके निरक्षीय रेखा पर केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये तो था आसान, यानी डायग्राम बन गया और हम लोग माना कि वगैरह लिख लिए। क्लियर है? अब है मेन, इसका शुरू करेंगे हम लोग। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है, ध्यान से देखना। तो सिर्फ करना आपको ये है 3 स्टेप। सबसे पहले प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है E1 उसका मान निकाल लो, फिर माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र E2 है उसका मान निकाल लो और फिर दोनों को जोड़ दो। क्लियर है? आसान इतना ही, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ भी दम नहीं है। तो देखो अब प्लस Q आवेश के कारण, किसके कारण बाबू? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किस आवेश के कारण? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो बोलो बाबू, अगर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो कितना है? प्लस Q आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र है E1, तो लिखेंगे E1। अब E1 का वैल्यू कितना होगा? तो याद करो विद्युत क्षेत्र का व्यंजक था, आपको हम पढ़ाए थे 1/4πε0 Q/r²। याद करो कितना था? 1/4πε0 Q/r², ये था। अब जरा समझे ध्यान से, तो ये है फॉर्मूला। हम किसके कारण निकाल रहे हैं? इस आवेश के कारण। कहाँ? यहाँ पर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। E1 ये तो कांस्टेंट है, इसको लिख लेते हैं। बोलो 1/4πε0। क्लियर है? आवेश यानी Q। तो हम किसके कारण निकाल रहे हैं? प्लस Q आवेश के कारण, तो लिखेंगे। और याद रखना जब विद्युत क्षेत्र निकालते हैं प्लस या माइनस नहीं लेते हैं, सिर्फ वैल्यू लेते हैं। तो Q है तो लो Q बाय कितना? r²। r मतलब दूरी। किसके कारण निकाल रहे हैं? प्लस Q आवेश के कारण। कहाँ निकाल रहे हैं? बिंदु P पर। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेना होगा। दूरी कितना है? देखो √r² + l²। तो इसको ले लो √r² + l²। अब सोचो यहाँ r का स्क्वायर है, दूरी का स्क्वायर, तो ये जो दूरी ले लिया अब उसका क्या करना है? स्क्वायर कर दिए। तो समझ में आ गया होगा कितना आसानी इसकी है। ठीक है, अब बोलो इसको ऐसे लिखें, E1 = 1/4πε0 Q/। अब जरा समझने की कोशिश करो, स्क्वायर है, रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? r² + l²। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं? 1। क्या मान लेते हैं? 1, पहला समीकरण। यानी एक काम हो गया, हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब किसके कारण निकालेंगे? माइनस Q आवेश के कारण। ध्यान से देखिए, तथा -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। हैंड राइटिंग थोड़ा सा मैच करना बाबू, थोड़ा सा गंदा हम लिख देते हैं, नहीं लिखा पाता हमसे अच्छा। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसके कारण? -Q आवेश के कारण। तो -Q आवेश के कारण कितना है? E2 बराबर फॉर्मूला बोलिए 1/4πε0। आवेश कितना? -Q हम पहले बोले थे, माइनस ले लेना, सिर्फ वैल्यू लेना Q बटे क्या? r²। r मतलब दूरी।
जरा गौर से देखो, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P का दूरी वही है, सेम टू सेम वही है, ठीक है, जो आपका प्लस क्यू से दूरी था। जब दूरी सेम है और ऊपर से इस दूरी का भी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। तो एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्क्वायर नहीं करते हैं, सिर्फ रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस सिर्फ लिख लेते हैं आर प्लस एल स्क्वायर, रूट गायब कर दिया, मतलब स्क्वायर हो गया। क्लियर है? इक्वेशन 2। अब देखो दो काम हो चुका, हम प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल चुके हैं, ये आया, और माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल चुके, ये आया। अब हम सिर्फ करने वाले हैं क्या, दोनों को जोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जोड़ने वाले। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। तो अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ बाबू? बिंदु P पर। अच्छा बताओ, बिंदु P जो है ये कौन रेखा पर है? निरक्षीय रेखा पर। और निरक्षीय रेखा को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल। जैसे पिछला दिन हम लोग अक्षीय रेखा पर निकाले थे, जिसको कहते हैं एक्सियल लाइन। आज हम लोग निकालने वाले क्या? निरक्षीय रेखा, जिसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना है, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, और नीचे लगा दिए ई क्यू मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर, मतलब निरक्षीय रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्लियर है? बराबर। कैसे निकलेगा? तो ई इक्वेटोरियल अगर निकालना है, यानी इस जगह का परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हमको इसको और इसको जोड़ना होगा, यानी E1 और E2 वेक्टर को क्या कर देना होगा? जोड़ देना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब जरा समझिए ध्यान से, ये दोनों सदिश को हम जोड़ने वाले हैं, लेकिन हम पहले ही बता दिए दो सदिश को तभी जोड़ा जा सकता है जब उसके बीच कौन पता हो। तो बोलो इसको और इसको जोड़ना है तो इसके बीच कौन पता रहेगा, तभी जोड़ पाएंगे। तो जरा ध्यान से देखो, ये E1 है, ये E2 है, इसके बीच कितना कौन है? 2 थीटा है, यानी हमको पता चल गया कौन कितना है, 2 थीटा। तो लिखो पहले, तो लिखेंगे यहाँ E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर के मध्य कोण कितना है? 2 थीटा है। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ वेक्टर लगा, हमको वेक्टर नहीं, इसका सिर्फ परिमाण चाहिए। परिमाण चाहिए तो हम लिखेंगे ई इक्वेटोरियल। क्लियर है? यहाँ वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे। और याद करो, जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं, जैसे ए और बी, और उसके बीच मान लो कौन थीटा, तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? पता होगा इतना। उसी तरह हम E1 और E2 को जोड़ रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहाँ कौन कितना है? 2 थीटा है, इसीलिए हम cos थीटा नहीं लेकर के क्या लेंगे? 2 थीटा। आ रहा समझ में? तो अब एक चीज़ जरा ध्यान से देखो, हम कुछ समझाना चाह रहे हैं। E2 का वैल्यू जरा देखो, दिख रहा है? ठीक है। अब E1 का वैल्यू देखो, देख लिए? देख के समझ में आ गया होगा कि E1 का जो वैल्यू है वही वैल्यू E2 का है, यानी दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो इसीलिए लिखेंगे परंतु, क्या लिखेंगे? परंतु क्या E1 बराबर E2 है, यानी E1 बराबर E2। तथा एक और चीज़ याद होगा, अगर थोड़ा बहुत भी मैथ पढ़े होंगे, तो cos 2 थीटा के एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आप लोग, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी हमको पता चल गया यहाँ E1 E2 बराबर है और cos 2 थीटा का वैल्यू इतना है। क्लियर? ये पता चल चुका है। अब जरा ध्यान से देखो, E1 और E2 बराबर है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, जहाँ जहाँ E2 है वहाँ E1 कर सकते हैं। क्यों? दोनों बराबर है, E2 को E1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसा भी कर सकते हो, जहाँ जहाँ E1 है उसको E2 कर दो, आपका मन जो करना है। लेकिन हम करेंगे क्या? E1 को E2 में बदलेंगे, सॉरी E2 को किस में बदलेंगे? E1 में। ठीक है? ध्यान से देखो, इसीलिए E इक्वेटोरियल बराबर रूट अंडर, बोलो E1 स्क्वायर प्लस E2 है, E2 को भी क्या लिखेंगे? E1 का स्क्वायर। ठीक है? प्लस 2E1 इंटू E2 है, इसको भी क्या लिखेंगे? E1 इंटू cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का वैल्यू कितना है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? अब जरा देखो, E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1, 2E1 स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लिखेंगे
तो बोलो क्या आया हमारा, ई इक्वेटोरियल बराबर रूट अंडर 2E1² प्लस कितना 2E1² इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आया। अब जरा ध्यान से देखो, ई इक्वेटोरियल क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा समझने की कोशिश करना, 2E1² प्लस इसको इंटू करो अगर तो 2 इंटू 2 4E1² cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1 इंटू इतना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 2E1²। अब जरा गौर से देखो, प्लस 2E1² माइनस 2E1², तो ये गया, क्लियर है, प्लस माइनस था दोनों सेम था तो ये कैंसिल। तो हमारा क्या बचा, ई इक्वेटोरियल बराबर बचा रूट अंडर 4E1² cos स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब जरा समझना ध्यान से, ई इक्वेटोरियल बराबर बोलो 4 का रूट कितना आएगा 2, रूट जब करेंगे 4 का रूट 2, E1² का रूट E1 और cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा, ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक cos थीटा टर्म आया और E1 टर्म आया। तो E1 का मान तो समीकरण 1 से रख ही लेंगे, लेकिन पहले cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका, cos थीटा का। चलो ध्यान से देखो, परंतु हम किसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, इस cos थीटा का। किसका, cos थीटा का। तो बोलिएगा सर cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चलो समझाते कितना आसानी से निकलेगा। आप जरा सा देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, PAO दिख रही है या फिर PBO, दोनों में से आप कोई भी एक त्रिभुज ले लो और वहाँ से cos थीटा निकाल लो, क्लियर है। अगर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, हम यहाँ रब करके दिखाते हैं, आप पढ़े होंगे cos थीटा बराबर होता है B/H, cos थीटा बराबर B/H। अगर हम इस त्रिभुज को लें PAO, तो इस त्रिभुज से अगर निकालें cos थीटा, तो बोलो थीटा के सामने वाले ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो B/H होगा तो कितना होगा, L/रूट अंडर R² प्लस L², यहाँ से निकलेगा इस त्रिभुज से, ठीक है। अगर आप इससे भी निकालिएगा, ठीक है, अगर आप इससे भी निकालिएगा, PBO से भी निकालिएगा, तो यहाँ भी cos थीटा बराबर यही आएगा, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस से हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस यही आने वाला है। तो आपका मन जिससे भी निकालो, लेकिन ये आएगा, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे PAO, ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, लिखना पड़ेगा हम लोग को थोड़ा अच्छे से, परंतु त्रिभुज PAO से, कहाँ से, PAO से। तो PAO से हम क्या निकाले, cos थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा इक्वल टू निकला L/रूट अंडर R² प्लस L², ये निकला। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, L/ बोलो रूट है, इसको छोड़ के ऐसे लिख सकते हैं R² प्लस L² का पावर 1/2। क्यों, आपको जरूर पता होगा रूट को पावर 1/2 लिखा जा सकता है, क्लियर है। इसीलिए अगर देखा जाए तो ई इक्वेटोरियल बराबर कितना हो गया, 2E1, ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू इतना है, कितना, L/R² प्लस L² पर पावर 1/2, ये आ गया। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 3, क्या मान लेते हैं, 3। अब जरा समझना, अब हुआ क्या, अभी E1 का वैल्यू जो है 2E1 इंटू cos थीटा था, cos थीटा की वैल्यू निकाल कर रख दिए, लेकिन अभी जो E1 है, E1 का वैल्यू अभी तक नहीं रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 में E1 का मान रखेंगे। तो E1 का मान कहाँ से आएगा, समीकरण 1 से। तो देख लो, तो लिखेंगे समीकरण 3 में किसका, E1 का मान रखने पर, समीकरण 3 में E1 का मान रखने पर, बोलो समीकरण 3 में किसका मान रख रहे हैं, E1 का। तो जरा ध्यान से देखो, तो कितना है, ई इक्वेटोरियल बराबर 2E1, ध्यान से देखना, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2 इंटू E1 है। E1 का वैल्यू याद करो, इक्वेशन 1 में कितना आया था, 1/4πε0 Q/R² प्लस L², ये था E1 का वैल्यू, ठीक है। इंटू क्या है बाबू, ध्यान से देखो, E1 का वैल्यू रख दिए, इंटू ये है, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, कितना, L/R² प्लस L² का पावर 1/2 ले लिए। तो ई इक्वेटोरियल इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो 1/4πε0, पहले इसको लिख लिए, Q इंटू इस 2 को वहाँ ले जाओ, Q इंटू 2L बाय, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कुछ नहीं पावर है तो 1 है,
और जानते हो पावर जब रहता है इनटू में तो पावर जुड़ जाता है, तो बोलो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, तो जुड़ेगा 1 + 1/2 करोगे 3/2 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना 3/2। क्लियर है। परंतु अगर देखा जाए तो याद करो हम सिखाया था आपको Q × 2L बराबर होता है P, जिसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसीलिए बोलो E इक्वेटोरियल बराबर 1/4πε0 Q × 2L को क्या लिखेंगे P बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन एक इसका स्टैंडर्ड केस होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड केस, थोड़ा उसको देखते हैं। याद करो हम पिछले क्लास बोले थे स्टैंडर्ड केस, अगर पिछला लेक्चर कोई किए होंगे तो याद होगा कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसका लंबाई बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा होता है, यानी एल जो है उसका साइज बहुत छोटा होता है आर के कंपेरिजन में। तो वही लिखने वाले हैं, यदि आर बड़ा नहीं बहुत बड़ा हो किससे, एल से, तो ध्यान से देखना, यानी हम क्या बोल रहे हैं आर बड़ा नहीं बहुत बड़ा है एल से, यानी एल बहुत छोटा है। और अगर एल बहुत छोटा रहे तो उसको एल को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो हम करेंगे क्या, ये जो नीचे वाला टर्म है इसको ले रहे हैं, सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 इसको ले रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो बोलो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर अगर 3/2 है तो इसको अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग का चिन्ह, हम बोल रहे हैं एल बहुत छोटा है, तो एल बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, भूल जाओ। क्या बचा, आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो इसका इतना किए, तो जब सॉल्व करोगे तो आर पर पावर 2, उस पर पावर कितना 3/2 इतना, तो पावर के ऊपर पावर गुना होगा, 2 से 2 कट जाए, कितना बचा। यानी आप इस पूरे को सिर्फ क्या लिख सकते हैं, r³ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, r³। तो आपको करना क्या है, इस पूरे के जगह सिर्फ क्या लिख देना, r³। तो बोलो E इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0 P/r³। क्लियर है। तो लिखते हैं, इसीलिए E इक्वेटोरियल बराबर 1/4πε0 P बाय कितना r³। तो ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है। तो ये हो गया रियल रिजल्ट। याद रखना, किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा, 1/4πε0 P/r³। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास फिर मिलते हैं। ठीक है, इसके आगे वाला टॉपिक लेके।